9 में से 1 महिला को ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। हमारे कंट्री में स्पेशली अर्बन एरियाज में ब्रेस्ट कैंसर इज राइजिंग लाइक एनीथिंग। गायनी कैंसर्स में भी सर्विक्स कैंसर रूरल एरिया की विमेन में ज्यादा है। क्या कुछ कैंसर जेनेटिक भी होते हैं जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में रन करते हैं? हमारे भी पेशेंट्स आते हैं या जिनकी उनकी हिस्ट्री हम जब पूछते हैं 2 जनरेशन तक 3 जनरेशन तक तो निकल के आता है कि कहीं किसी को ओवेरियन कैंसर हुआ था, कहीं किसी को ब्रेस्ट कैंसर हुआ था। ब्रेस्ट और ओवेरियन कैंसर फैमिलीज में साथ में रन करने का 10 से 15% तक भी चांस हो सकता है। 9 to 14 ईयर्स की टीनेज गर्ल्स को सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन दी जाए। कुछ लोगों में मिथ है कि सर्जरी करने से कैंसर फैल जाता है, इसलिए वो लोग कैंसर की सर्जरी कराने से डरते हैं। हाय, मैं हूं डॉक्टर संतवीर सिंह। आज के एपिसोड में हमारे साथ हैं मशहूर कैंसर सर्जन डॉक्टर दीपिका गुप्ता। और आज के इस इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर हम बात करेंगे महिलाओं के स्वास्थ्य की, खास करके महिलाओं में होने वाले कैंसर की, और इन कैंसर्स का कैसे पता चलता है, क्या क्या इनके ट्रीटमेंट उपलब्ध है, इस बारे में आज के एपिसोड में हम बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं एक क्वेश्चन से कि वुमेन्स डे पर वुमेन्स हेल्थ की बात क्यों, और वुमेन्स में कौन कौन से कैंसर ज़्यादा होते हैं? नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर दीपिका गुप्ता। थैंक यू। और मैं कैंसर सर्जन हूँ सर गंगाराम हॉस्पिटल न्यू दिल्ली में। और आज मैं आप लोगों से इस विमेंस डे पे कैंसर की बात करने आई हूँ। और हमारा पहला क्वेश्चन भी यही है कि विमेंस डे पे कैंसर की बात क्यों। विमेन में होने वाले कुछ स्पेसिफिक कैंसर्स हैं जिनके ट्रीटमेंट भी अलग हैं। मेल्स का जो कैंसर्स हैं वो मोर स्मोकिंग एंड टोबैको रिलेटेड हैं, वेरएज विमेन के जो कैंसर्स हैं वो ब्रेस्ट और गायनी कैंसर्स ज़्यादा हैं। तो जब कैंसर अलग है, उसका व्यवहार अलग है, तो उसका ट्रीटमेंट भी अलग होगा और इसीलिए हमें उसकी बात भी करनी चाहिए अलग से। विमेन में कैंसर जो होते हैं वो मोस्टली सबसे ज़्यादा तो ब्रेस्ट कैंसर होते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज़ में ऐसा देखा जाता है कि बल्कि ये बोला जाता है कि 9 में से 1 महिला को ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। अगर हम इंडिया में देखते हैं तो वेस्ट से कंपैरिजन में तो हमारा डेटा बेटर है, लेकिन फिर भी बोलते हैं कि 28 में से 1 फीमेल यानी 1 in 28 फीमेल्स विल डेवलप ब्रेस्ट कैंसर। तो 28 इज़ अ वेरी स्मॉल नंबर एंड हमारे कंट्री में स्पेशली अर्बन एरियाज में ब्रेस्ट कैंसर इज़ राइजिंग लाइक एनीथिंग। देन कम्स सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर्स हैं गायनी कैंसर्स। गायनी कैंसर्स में भी सर्विक्स कैंसर जो है वो रूरल एरिया की विमेन में ज़्यादा है, लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस की विमेन में ज़्यादा है। इसके बाद आते हैं कोलोरेक्टल कैंसर्स, मुंह के कैंसर्स, और यहीं पे डिफरेंस हो जाता है मेल से। तो आज हम लोग इसी बारे में बात करेंगे। तो रिगार्डिंग टू कैंसर, वुमेन्स में कौन सा स्क्रीनिंग टेस्ट कराना चाहिए? जैसा हमारा कैंसर होगा हम उसके हिसाब से टेस्ट करेंगे। मोस्ट कॉमन कैंसर है ब्रेस्ट कैंसर। तो जैसे एक लेडी की एज बढ़ती जाती है, वो 40-45 की एज क्रॉस करती हैं, उसके बाद हमको ब्रेस्ट कैंसर के लिए स्क्रीनिंग स्टार्ट करनी चाहिए। उसमें मैमोग्राफी टेस्ट होता है जो कि ब्रेस्ट का एक स्पेशलाइज्ड एक्सरे है, और साथ में अल्ट्रासाउंड भी किया जाता है ये देखने के लिए कि अगर हमें कोई फाइंडिंग मिलती है तो उसका डिटेल्ड इवैल्यूएशन करने के लिए। इसके अलावा भी एमआरआई और ये एडवांस टेस्ट भी हैं, लेकिन वो सिर्फ स्पेशल सेटिंग में किए जाते हैं। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्क्रीनिंग जो है वो है सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग। सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग दुनिया भर में 50 साल से भी ज़्यादा से हो रही है, और यही कारण है कि यूरोपियन कंट्रीज़ में सर्वाइकल कैंसर का रिस्क बहुत ही कम हो गया है, जबकि इंडिया में, हमारे देश में अभी भी सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर है और रोज़ इससे महिलाएं मरती हैं। 35 की एज के बाद एक सिंपल पैप्समियर टेस्ट, साथ में HPV DNA का टेस्ट गायनी एग्जामिनेशन के दौरान हमें करवाना चाहिए। अगर ये नॉर्मल है तो हम इसको 5 साल में रिपीट करते हैं। तो ये ऐसा स्क्रीनिंग टेस्ट है जो हमें 5 साल की सेफ्टी विंडो भी प्रोवाइड करता है। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आपने ब्रेस्ट कैंसर की बात की, तो ब्रेस्ट कैंसर क्या पेनफुल भी होता है? ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि जनरली जब लेडीज़ ओपीडी में आती हैं तो वो यही कहती हैं कि एक गांठ तो थी, छोटी सी थी, 3-4 सेंटीमीटर की थी, पड़ी रहती थी जी, कुछ करती नहीं थी। जब वो कुछ करती नहीं थी तो हमने भी कुछ नहीं किया,
क्योंकि उनको कोई दर्द नहीं होता। कैंसर से हमारे दिमाग में एक एसोसिएशन है कि जैसे ही कैंसर होगा बहुत पेन होगा, बहुत तकलीफ होगी, लेकिन सच तो ये है कि अर्ली कैंसर्स जो हैं वो पेन नहीं कॉज करते। जैसे जैसे कैंसर बढ़ता जाता है, फैलने लगता है, वो नर्व्स को और आसपास के ऑर्गन्स को इन्वॉल्व करता है एंड पेन करना शुरू करता है। तो अर्ली ब्रेस्ट कैंसर का तो सिम्टम ही यही है कि एक पेनलेस चुपचाप से पड़ी हुई गांठ या लंप है और उसी में से कैंसर आगे बढ़ता जाता है। आपने कहा कि गायनी कैंसर ज़्यादा होते हैं, तो क्या कुछ ऐसे स्क्रीनिंग टेस्ट हैं जिनसे हम गायनी कैंसर्स को अर्ली स्टेज में पता कर सकते हैं? गायनी कैंसर्स के लिए एक बहुत ही यूज़फुल स्क्रीनिंग टेस्ट है, सर्वाइकल कैंसर के लिए स्पेशली मेनली, जिसमें कि एक पैप स्मीयर या फिर जिसको आजकल लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी टेस्ट कहते हैं, साथ में वही सेम सैंपल पे एचपीवी डीएनए टेस्टिंग भी करी जाती है। सर्वाइकल कैंसर एक वायरस की वजह से होता है। जैसे ही कोरोना वायरस जैसे इतना फेमस है, वैसे ही एक एचपीवी वायरस होता है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, जिसकी वजह से सर्वाइकल कैंसर होता है। और हम इसको टेस्ट कर लेंगे, हमें पता चल जाएगा, तो हम इसको बहुत अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर सकते हैं और इवन कैंसर को बनने से रोक भी सकते हैं। अदर गायनी कैंसर्स के लिए पर से कोई स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं है। अगर आपको सिम्टम्स होते हैं तो आप उसका चेकअप कराएं। अच्छा, क्या कुछ कैंसर जेनेटिक भी होते हैं जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में रन करते हैं? कैंसर्स जेनेटिक हो सकते हैं, बल्कि एक्चुअली ये बहुत कॉमन वो सबको लगता है कि ज़्यादातर कैंसर्स जेनेटिक ही होते हैं। ऐसा नहीं है। ओवरऑल देखें तो 10% कैंसर्स, 5 to 10% कैंसर्स ही जेनेटिक होते हैं, लेकिन ब्रेस्ट और ओवेरियन कैंसर जो होता है, इनमें एक स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन पाया जाता है। कई बार आप जब हमारे भी पेशेंट्स आते हैं या जिनकी उनकी हिस्ट्री हम जब पूछते हैं, 2 जनरेशन तक, 3 जनरेशन तक, तो निकल के आता है कि कहीं किसी को ओवेरियन कैंसर हुआ था, कहीं किसी को ब्रेस्ट कैंसर हुआ था। ब्रेस्ट और ओवेरियन कैंसर फैमिलीज़ में साथ में रन करने का 10 से 15% तक भी चांस हो सकता है। और अगर किसी को स्पेसिफिक टाइप के ब्रेस्ट कैंसर हो रहे हैं या ओवेरियन कैंसर हो रहे हैं, तो हमें उनका जेनेटिक रीज़न ज़रूर ढूंढना चाहिए। अच्छा, इस बार के बजट में सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन को लेकर काफ़ी चर्चा रही, तो क्या इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? ये एक्चुअली गवर्नमेंट का एक बहुत ही वेलकम स्टेप था। सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन जो है अब मार्केट में रेडिली अवेलेबल है, कई सालों से अवेलेबल है, लेकिन वो अभी तक प्राइवेट सेक्टर में ही यूज़ हो रही थी ज़्यादा। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स में इंक्लूडेड नहीं थी। लेकिन अब इस बार इस बजट में ये प्रावधान लाया गया है कि 9 to 14 ईयर्स की टीनेज गर्ल्स को सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन दी जाए, ताकि हम उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज़ में ये इस एज ग्रुप के बॉयज़ के लिए भी अप्रूव्ड है। कैंसर की सर्जरी में क्या क्या नई नई टेक्निक्स आई हैं और क्या लेप्रोस्कोपी और रोबोटिक्स का कैंसर सर्जरी में कुछ रोल है? कैंसर की सर्जरी एक काफ़ी लेबर इंटेंसिव फील्ड है, जिसमें कि हम कई साल लगाते हैं ट्रेनिंग में और टेक्नोलॉजी में, दोनों में। तो बहुत सारे कैंसर्स हैं जिसमें अब लैप्रोस्कोपी और रोबोटिक का काफ़ी रोल है, क्योंकि लैप्रोस्कोपी और रोबोटिक के कुछ बहुत ऑब्वियस फ़ायदे हैं कि उसकी वजह लैप्रोस्कोपी करने की वजह से आपको बड़े बड़े कट नहीं लगाने पड़ते हैं। आप छोटे कट्स के थ्रू ही मेजर सर्जरी कर सकते हो और पेशेंट की रिकवरी मच ईजियर, मच फास्टर होती है। लैप्रोस्कोपिक एंड रोबोटिक कैंसर ट्रीटमेंट स्पेशली ओबीस लोगों में बहुत ही यूज़फुल होते हैं कि अगर कोई हैवी वेट है तो उनका जो घाव है वो भी जल्दी नहीं भरता। तो अगर हम लैप्रोस्कोपिक सर्जरी करते हैं तो उनकी रिकवरी बहुत फास्ट होती है, जैसे कि यूट्राइन कैंसर्स, अर्ली यूट्राइन कैंसर्स में इट इज़ वेरी वेरी यूज़फुल। कुछ ऐसे कैंसर्स हैं जिनके कुछ स्पेसिफिक साइन सिम्टम्स नहीं होते हैं, तो ऐसे कैंसर को कैसे पता कर सकते हैं और क्या क्या इनके लिए कुछ स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं जिनसे इन्हें अर्ली स्टेज में पता कर सकें? ठीक है, तो कुछ ऐसे कैंसर्स हैं जिनका एक्चुअली क्लियर कट साइंस एंड सिम्टम्स नहीं आते, जैसे कि ओवेरियन कैंसर है। ओवेरियन कैंसर के टिपिकल सिम्टम्स होते हैं, पेशेंट बोलता है कि जी खाना नहीं पच रहा है या बहुत जल्दी पेट भर जाता है, पेट फूलने लगता है। बेसिकली जब बहुत सारी मिक्स्ड कंप्लेंट्स हो जिसमें कोई भी क्लियर पिक्चर ना बन रही हो, लेकिन अगर लेडी की एज 50-55 इस तरह की है, तो हमें सोचना चाहिए कि हो सकता है ये ओवेरियन कैंसर इसके पीछे का रीज़न हो।
इसी तरह से हमारे नॉर्थ इंडिया में बहुत ही कॉमन है गॉल ब्लैडर कैंसर। गॉल ब्लैडर कैंसर जो है वो पूरे गंगा बेल्ट में बहुत पाया जाता है। अब इसका एग्जैक्ट रीज़न, देयर इज़ सम ज्योग्राफिकल इन्फ्लुएंस जिसकी वजह से ऐसा है। एंड गॉल ब्लैडर कैंसर अर्ली जो है बहुत ज़्यादा साइंस एंड सिम्टम्स नहीं देता है। मोस्टली ऐसे ही होता है कि गॉल ब्लैडर में पथरी थी और साथ में कैंसर बन गया। तो अगर आपको गॉल स्टोन है तो आपको ज़रूर चेक कराना चाहिए एक अल्ट्रासाउंड से कि भाई गॉल ब्लैडर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, और टाइमली रहते ही गॉल स्टोन की सर्जरी करानी चाहिए। अच्छा, कैंसर्स के बारे में लोगों में बहुत सारे मिथ्स हैं और सबसे कॉमन मिथ्स है कि बायोप्सी नहीं करानी चाहिए। बायोप्सी करने से कैंसर फैलता है, क्या ऐसा है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे कैंसर्स का ट्रीटमेंट तो बायोप्सी से ही स्टार्ट होता है, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर, यूट्रस का कैंसर, ठीक है। अगर इंटेस्टाइन का कोई भी कैंसर है तो हम उसमें एंडोस्कोपी करके बायोप्सी ले लेते हैं। कुछ ही ऐसे कैंसर्स हैं जिनमें बायोप्सी हम अवॉइड करते हैं, वो कि जैसे कि गॉल ब्लैडर कैंसर। अगर हमें लगता है कि गॉल ब्लैडर के अंदर ही छोटा सा एक ट्यूमर है तो हम प्रेफर करते हैं कि हम गॉल ब्लैडर को इंटैक्ट साथ में निकाल लें। बट बाकी कैंसर्स में ऐसा ट्रू नहीं है। बायोप्सी करने से कोई कैंसर नहीं बढ़ता। हाँ, कुछ लोगों में मिथ्स है कि सर्जरी करने से कैंसर फैल जाता है, इसलिए वो लोग कैंसर की सर्जरी कराने से डरते हैं। क्या ऐसा है कि कैंसर सर्जरी करने से कैंसर फैलता है? सर्जरी को लेके लोगों के तरह तरह के मिथ्स एंड प्रॉब्लम्स होती हैं उनको। मुझे लगता है कि सर्जरी लाइफ का इतना मेजर इवेंट है कि आसपास होने वाली हर चीज़ सर्जरी से कोरिलेट हो जाती है। तो इसलिए अगर हमें कोई भी तकलीफ होती है तो वो जनरली सर्जरी से ही रिलेट हो जाती है। बट हम बात करते हैं कैंसर सर्जरी की। कैंस कैंसर की जो सर्जरी है वो बहुत ही मेटिकुलस तरीके से की जाती है कि जितना भी पार्ट कैंसर से इन्वॉल्व है उसको कम्प्लीटली रिमूव किया जाए। अगर कोई भी ट्यूमर कम्प्लीटली रिमूव किया गया है तो वो सर्जरी के कारण कभी भी बढ़ेगा नहीं। अगर कोई ट्यूमर निकल नहीं पाया, छूट गया है या आपकी इनकम्प्लीट सर्जरी हुई है, तभी ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं। अच्छा, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि ज़्यादा चीनी या ज़्यादा मिठाई खाने से भी कैंसर होता है। इस बात में कितनी सच्चाई है? हर रोज़ ही सोशल मीडिया पे रील्स देखने को मिलती हैं कि शुगर जो है इट्स फीडिंग कैंसर। एंड अगर आप शुगर नहीं खाओगे, चीनी नहीं खाओगे, तो फिर बिल्कुल आपका कैंसर जो है वो गायब हो जाएगा। एंड मतलब मेरे ओपीडी में ऐसे-ऐसे पेशेंट्स आते हैं 60 ईयर ओल्ड माता जी, बाबा जी, जिनको उनके घर वालों में बच्चों ने सब कुछ बंद करा दिया होता है कि दूध भी नहीं पीना है, शुगर ये कोई मतलब चाय में चीनी नहीं डालनी है, और वो बहुत परेशान हो जाते हैं एक्चुअली इस बात से। तो हमको ये मिथ बहुत इम्पॉर्टेंट है इसको दूर करना। बॉडी में सारे सेल्स ग्लूकोज यूज़ करते हैं, कैंसर सेल्स भी ग्लूकोज को यूज़ करते हैं। अगर हम डायरेक्टली शुगर नहीं भी खाएंगे तो ये कैंसर सेल एक इतना मतलब पैरासाइट जैसा है कि वो किसी भी तरीके से कहीं से भी प्रोटीन से फैट से अपने लिए ग्लूकोज बना लेगा और ग्रो करता रहेगा। ऐसा कभी भी नहीं होता कि आपने अपनी डाइट में शुगर कट कर दी और कैंसर गायब हो गया। इसी में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एक्सेस शुगर नहीं खानी चाहिए। जैसे कि प्रोसेस्ड फूड्स हैं, कोई स्वीट, बिल्कुल स्वीट वाली जो ड्रिंक्स होती हैं, ठीक है, रिफाइंड शुगर, ये हम आपको ये मना कर सकते हैं। लेकिन फ्रूट्स और ग्रेन्स बंद करना या इंडियंस की डाइट में डेयरी को हटाना इज़ नॉट एडवाइजेबल। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं कि मेरी फैमिली में कभी किसी को कैंसर नहीं हुआ और वो बोलते हैं कि तो मुझे कैंसर नहीं हो सकता। क्या ऐसा है? ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि जेनेटिक कारण जो होते हैं या हेरिडिटरी कैंसर्स सिर्फ 5 to 10% होते हैं। इसके अलावा जो भी कैंसर्स हैं वो हेरिडिटरी नहीं है। अब उसमें अलग अलग कैंसर के अलग रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि लंग कैंसर में स्मोकिंग का बहुत ही स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है, ठीक। और किसी में जोग्राफिकल रिलेशन है, किसी में एथनिसिटी का रिलेशन है, किसी में ये है कि भाई कोई पेंट से या एनवायरमेंटल एक्सपोजर से रिलेशन है। बट जेनेटिक रिलेशन तो ओनली 10-15% से ज़्यादा नहीं है। तो और ये भी समझने की बात है कि घर में कोई तो होगा जो पहला होगा जहाँ से एक्चुअली डायग्नोसिस बनेगी। तो अगर आपके घर में कोई कैंसर नहीं है तो ऐसा नहीं है कि आप एब्सोल्युटली सेफ हो। और अगर आपके घर में कैंसर है तो ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपको भी कैंसर होगा। दोनों ही तरीके से इसको समझने की ज़रूरत है। अच्छा, कुछ लोग ये दावा करते हैं कि नेचुरल ट्रीटमेंट से कैंसर जड़ से गायब हो सकता है।
जैसे ये बहुत ही फेमस नवजोत सिंह सिद्धू जी ने अपनी वाइफ के बारे में बताया था कि, और बहुत हर जगह सोशल मीडिया में भी आया कि उन्होंने हल्दी दूध किया, ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स लिए और वो उसी से ठीक हो गई। और उस समय भी बहुत सारे ऑन्कोलॉजिस्ट ने इसको अपोज किया था, क्योंकि ये बहुत क्लियर था कि उनकी वाइफ को एडवांस कैंसर था, उन्होंने कीमोथेरेपी भी ली थी, उन्होंने सर्जरी भी कराई थी, उन्होंने सारे ट्रीटमेंट्स लिए थे और साथ में उन्होंने नेचुरोपैथी या जो भी ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स यूज़ किए हों। तो ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स हैं, जैसे कि नेचुरोपैथी, आप अपनी डाइट में कुछ चेंज करना चाहते हो, आप हल्दी इंक्लूड करना चाहते हो, कोई एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट करना चाहते हो, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपके मेन ट्रीटमेंट के सपोर्ट में हो सकती हैं। आपके जो भी ऑन्कोलॉजिस्ट, आपका जो भी सर्जन है, उसको एक लूप में रख के आप ये सोच सकते हो कि मैं अपनी डाइट में ये चेंज करूँगा या मेरी अपनी एक्टिविटी में ये चेंज करूँगा, दिस इज़ वर्किंग फॉर मी। बट सिर्फ ये सोचना कि मैं ये ही खाऊंगा, मैं हल्दी दूध ही पीऊंगा और मैं ठीक हो जाऊंगा, सो दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन। ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स विल नेवर क्योर कैंसर, दे कैन हेल्प यू अलॉन्ग विद द मेन ट्रीटमेंट्स। इसमें एक और बात है आई वुड लाइक टू से अबाउट इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में भी आजकल बहुत चर्चा होती है कि अगर आप 12 से 16 घंटे तक कुछ नहीं खाते, भूखे रहते हैं, तो उससे कैंसर सेल्स मरती हैं या कैंसर डिले होता है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग पे कई स्टडीज़ भी हुई हैं जो पब्लिश हुई हैं, और ऐसा देखा गया है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग से कुछ फ़ायदे हैं, जैसे कि इन्फ्लेमेशन कम होती है बॉडी में, तो कैंसर डिले हो सकता है। ये स्टडीज़ आ रही हैं का, लेकिन हमें ये भी देखना पड़ेगा कि किस पेशेंट को इंटरमिटेंट फास्टिंग सूट होती है। कुछ पेशेंट्स होते हैं जो बहुत ही ऑलरेडी कमज़ोर होते हैं या फिर एक बार में वैसे ही ज़्यादा नहीं खा पाते, तो उनको इंटरमिटेंट फास्टिंग सूट नहीं करेगी, क्योंकि अगर वो 14-16 घंटे भूखे रहेंगे तो वो बहुत वीक हो जाएंगे और कोई भी ट्रीटमेंट को और टॉलरेट नहीं कर पाएंगे। सो एज ए कैंसर सर्जन आप इस इंटरनेशनल वुमेंस डे पर क्या मैसेज देना चाहेंगे? इस इंटरनेशनल वुमेंस डे पे बस मेरा एक ही मैसेज है, आप अपने लिए टाइम निकालिए, अपने हेल्थ की केयर करिए। आज मेरे ओपीडी में एक हाउसवाइफ आई थी, उन्होंने कहा कि वर्किंग वुमेन की अलग बात होती है, उनके सारे टाइम डिवाइडेड होते हैं, तो वो अपने लिए भी टाइम निकाल लेती हैं। ऐसे ही एक स्कूल टीचर आती हैं और वो कहती हैं कि मेरे पास तो घर पे भी काम होता है और मेरे पास बाहर भी काम होता है। हर सिनेरियो में हमारे पास काम होता है, हम सबके लिए टाइम निकालते हैं, हमें अपनी हेल्थ के लिए भी टाइम निकालना होगा। और इस इंटरनेशनल वुमेंस डे को यूज़ करिए, इस नॉलेज को यूज़ करिए और अपने एज अप्रोप्रिएट स्क्रीनिंग टेस्ट कराइए। अगर आपकी बॉडी आपको कोई भी साइन सिम्टम्स ऐसे दे रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि ये मेरे लिए नॉर्मल नहीं है, तो आप उसको ज़रूर चेक कराएं। हो सकता है कि उसमें कुछ ना निकले, तो दैट्स अ गुड न्यूज़, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम कुछ भी मिस करें। सो हैप्पी इंटरनेशनल वुमेंस डे।